बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले से और लाइव बॉय और तमाशा पेश करते हैं जोश जगा दे, विच इज पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल एंड जैज कैश। और इस ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारी और आपकी मुलाकात 28 सितंबर तक रहेगी, जब इस एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। आज एशिया कप में अबू धाबी के शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश की टीम जो थी वो मद्दे मुकाबिल थी हांगकांग चाइना के, और अभी अभी ये मैच खत्म हुआ है। बांग्लादेश की टीम ने ये मैच 7 विकेटों से जीत लिया है। उनके कप्तान लिटन दास ने शानदार निस्फ सेंचुरी स्कोर की, लेकिन ये वही हांगकांग चाइना की टीम थी जो अफगानिस्तान के खिलाफ सिर्फ 94 रन पर ढेर हो गई थी। लेकिन आज उन्होंने अच्छी बैटिंग की, गालिबन अपनी गलतियों पर उन्होंने कोई काम किया और आज उनकी टीम जो थी वो 143 रन बनाने में कामयाब हुई। लेकिन बांग्लादेश का चूंकि तजुर्बा बहुत ज्यादा है तो बांग्लादेश ने यह हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। इस मैच के हवाले से बात करेंगे और कल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आगाज करने जा रही है अपनी उस कैंपेन का। एशिया कप के हवाले से दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पिछला टूर्नामेंट पाकिस्तान के लिए जो चैंपियंस ट्रॉफी था वो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एक ऐसा ख्वाब साबित हुआ कि जिसको पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भुलाना चाहेंगे, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में इसी दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शिकस्त दी थी। लेकिन अब पाकिस्तान के मद्दे मुकाबिल ओमान की टीम होगी जिसमें कई पाकिस्तानी निजात क्रिकेटर्स हैं, उनके हवाले से भी बात करेंगे और आज के इस मैच के हवाले से भी बात करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल, जो डायरेक्टर नेशनल क्रिकेट एकेडमी भी रहे हैं। आज बात करेंगे कि क्या कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जीएम डोमेस्टिक जुनैद ज़िया, इस पर भी बात करेंगे कि बहुत सारे लड़के शफल हो रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। और अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी जो डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर डोमेस्टिक हैं, वो क्या कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन शुरू करते हैं आमिर सुहेल से इस बांग्लादेश और हांगकांग चाइना के मैच के हवाले से। आमिर, कैसे देखते हैं बांग्लादेश और हांगकांग चाइना में कोई इतना ज्यादा वो नहीं था, लोग तवक्को कर रहे थे कि बांग्लादेश बासानी जीत जाएगा। आप इस मैच को कैसे देखते हैं एज कंपेयर टू द लास्ट परफॉर्मेंस ऑफ हांगकांग चाइना, जिसमें वो सिर्फ 94 रन बना सके, लेकिन आज उन्होंने 143 रन बनाए। देखिए उसकी 2 वजूहत थी। पहली जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि आज पिच बहुत बेहतर थी, इसमें बाउंस भी ज्यादा था, बल्ले के ऊपर आराम से गेंद भी आ रहा था। और दूसरा जो हांगकांग चाइना ने 144 रन किए हैं, चूंकि बांग्लादेश के पास वो मिस्ट्री स्पिनर्स नहीं है, उसकी वजह से इनको आसानी हुई। क्योंकि अगर आप हांगकांग चाइना की टीम को देखें, इतने ज्यादा मिस्ट्री स्पिनर्स नहीं है और उधर डोमेस्टिक में भी इतने ज्यादा मिस्ट्री स्पिनर्स नहीं होंगे, तो उनका तजुर्बा नहीं था। जब उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ खेला, वहां पे ना वो गुगली रीड कर पा रहे थे, ना टॉप स्पिनर रीड कर पा रहे थे, और उनको बहुत ज्यादा इस तरह लग रहा था कि वो आउट ऑफ प्लेस है। लेकिन आज चूंकि इतना ज्यादा मिस्ट्री नहीं था बांग्लादेश की बॉलिंग में, तो थोड़ा सा आपको जो है वो कॉन्फिडेंट भी नजर आए और उन्होंने एक झलक दिखाई कि हाँ, उन्होंने जो मेहनत की है यहाँ पे क्वालिफाई करने के लिए, वो कोई तुक्का नहीं था। लेकिन आज बांग्लादेश के 2 स्पिनर से रिशाद हुसैन जो पीएसएल में भी खेला, लेग स्पिनर है, गुगली भी करता है, और उसके अलावा उन्होंने माहिदी हसन से बॉलिंग शुरू कराई थी, एक फास्ट बॉलर और एक दूसरा। तो आप नहीं समझते ये दोनों इतने पेनिट्रेटिव साबित नहीं हुए? हालांकि रिशाद हुसैन इज अ गुड बॉलर। देखिए, इज अ गुड बॉलर, लेकिन उसको कंडीशंस चाहिए जहां पे गेंद थोड़ा सा निकले और स्पिन हो। लेकिन चूंकि स्पिन नहीं होता और वो बड़े एक ऑर्थोडॉक्स किस्म के रेस स्पिनर नहीं है कि साइड ऑन जाके वो गेंद को जो है वो फ्लाइट करेंगे और बैट्समैनों को फ्लाइट के साथ बीट करेंगे, और चेस्ट ऑन उनका एक्शन है और वो तेज तेज गेंद और गुगली भी इतनी ज्यादा नहीं करते हैं, लेकिन इतना ज्यादा उनको वो परचेज नहीं मिलता। सही। और गेंद चूंकि उनका इतना ज्यादा लेग ब्रेक नहीं करता, उसकी वजह से जो गुगली है वो मैनेज हो जाती है, क्योंकि मोस्टली गेंद सीधे रह रहे हैं और गुगली अगर थोड़ा सा स्पिन होके अंदर भी आ रहा है तो वो मैनेज हो जाता है। सो आई थिंक ये वाला डिपार्टमेंट जो है, इसके ऊपर मेरा ख्याल है बांग्लादेश को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हमने मिडिल ओवर्स में दूसरी टीमों के ऊपर प्रेशर किस तरह लेके आया। हालांकि फास्ट बॉलर्स उनके थे, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, उनके वो भी इतने इंप्रेसिव इतने नहीं रहे कि हम समझ रहे थे कि हांगकांग चाइना की बैटिंग लाइनअप को वो बिल्कुल डिमोलिश कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। और
एक्चुअल में वो तेज बॉलर को ज्यादा बेहतर खेल रहे थे, बिल्कुल, एज कंपेयर टू द स्पिनर्स। सो आई थिंक ओवरऑल आज की जो हांगकांग चाइना ने परफॉर्मेंस दी है, उनसे उनका दिल बड़ा होना चाहिए। और देखें, उनसे आप जीत की तवक्को नहीं कर रहे और ना कर सकते हैं, क्योंकि जो उनके पास जो टैलेंट है अवेलेबल वो इतना ज्यादा नहीं है। और उसमें अगर उनके पास एक दो प्लेयर भी इस तरह के होते जो आपको लगता है कि यार T20 फॉर्मेट में आपको पता है 2 मैचों में गेम जो है वो चेंज हो जाती है, कोई ऐसा प्लेयर नहीं था उनकी लाइनअप में जिसकी ये रेपुटेशन होती है कि वो सिंगल हैंडली मैच जीत सकता है। लेकिन उनको अपनी आज की परफॉर्मेंस के ऊपर जो है खुश होना चाहिए। लेकिन उनके जो बैट्समैन है बाबर हयात, वो हमेशा रन्स करते आ रहे हैं, क्वालिफाई करने में भी उन्होंने बड़ा वाइटल रोल प्ले किया हांगकांग चाइना को, लेकिन वो आज नहीं चले। निजाकत खान ने बड़ी अच्छी बैटिंग की और कप्तान ने भी अच्छी बैटिंग की। दोनों की जो पार्टनरशिप थी उसने मेरा ख्याल है इनको काफी ज्यादा हौसला दिया। और जहां तक आप हयात की बात करें तो आई थिंक वो लोगों को इंप्रेस करने की ना डेस्परेट कोशिश कर रहे हैं कि चूंकि मैं पीछे बड़ा स्कोर करता आया हूं, तो वो इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं आया हूं इंटरनेशनल फोरम के ऊपर, तो मुझे आके सबको इंप्रेस करना है। छक्का मारा उन्होंने, जबरदस्त छक्का मारा। और उसके बाद आई मीन आपने फिर ट्राई किया। सो अगर आप बांग्लादेश की टीम को देखें, आराम से खेलते रहे, आराम विकेट नहीं गंवाई और आराम से खेल के वो मैच जीत गए और ओवर टू स्पेयर और 7 विकेटों से मैच जीत गए। लेकिन आपने उनके छक्के की जिक्र किया कि छक्का मारने के बाद वो फिर अगली गेंद पर मारने गए और आउट स्विंगर पर जिस तरह से तंजीम हसन साकिब ने उन्हें बोल्ड किया, तो इससे पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड नजर नहीं आ रहे थे आपको छक्का मारने के बाद। बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूं कि वो इंस्टेड ऑफ प्लेइंग फॉर द टीम वो गैलरी के लिए खेल रहे हैं। अगर वो थोड़ा सा लंबा कुछ खेलने की कोशिश करें तो वो टीम के लिए बेहतर कर सकते हैं। उनमें एक्सपीरियंस भी है और एबिलिटी भी है। तो आई थिंक थोड़ा सा इनटेम्परेंट जो स्टाइल ऑफ प्ले उससे थोड़ा सा परे हटना पड़ेगा। लेकिन हांगकांग चाइना का अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें आमिर, एक तो हांगकांग सुपर सिक्सेस होते हैं, बहुत छोटा सा ग्राउंड जिसपे छक्के ही छक्के लगते हैं, उनके यहाँ कोई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और मैंने पहले भी आप प्रोग्राम में जिक्र किया था कि मार्क चैपमैन जो न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं वो हांगकांग में पैदा हुए और फिर उसके बाद चूंकि उनके फादर थे न्यूजीलैंड, तो वो न्यूजीलैंड चले गए। अभी भी इनके यहाँ एक फास्ट बॉलर था आयुष, आपने देखा होगा कि उसने 1 विकेट ली और उसका वो मिलता भी वो वहीं हांगकांग में पैदा हुआ है। तो आप समझते हैं कि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से, तजुर्बा ना होने की वजह से, ज्यादा क्रिकेट न खेलने की वजह से भी हांगकांग चाइना की टीम इतना इंप्रेसिव नहीं खेलती? देखिए, मैं ये समझता हूं कि आईसीसी को जो सबसे बड़ा इनिशिएटिव लेने की जरूरत है, आपने उसको एसोसिएट मेंबर बनाना है जो मुल्क आपके साथ प्रॉमिस करेगा कि हम स्कूलों में क्रिकेट को लेके जाएंगे। वहां नहीं है इतना। जब तक स्कूलों में क्रिकेट नहीं जाएगी, आप मुझे ये बताएं कि क्रिकेट जो है वो किस तरह पॉपुलराइज होगी। सही, ग्रास रूट लेवल से ही होगी ना। एग्जैक्टली। जब आप बच्चों को क्रिकेट की तरफ एट यंग एज अट्रैक्ट करोगे तो फिर तो आपके पास पूल ऑफ प्लेयर्स जो है नेक्स्ट 10 ईयर्स में आने के चांसेस हैं। अगर आपने एक्सपेट्रिएट्स के ऊपर ही डिपेंड करना है तो वो फिर क्रिकेट आगे नहीं जाएगी। आप एक दफा इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर आ जाओगे, बट इवेंचुअली आप जो है वो सबसाइड होते जाओगे। सो आईसीसी को ये करना है, उसको एसोसिएट मेंबर बनाए who actually promise you कि स्कूलों में भी हम क्रिकेट को लेके जाएंगे। जैसे आमिर, आयरलैंड की टीम जब खेल रही थी 2007 का वर्ल्ड कप, कोई पोस्ट ऑफिस में काम करता था, कोई टीचर था। अभी इस टीम के भी, हांगकांग चाइना के भी बेशतर खिलाड़ी जो हैं वो नौकरियां करते हैं। और इनका तो एक खिलाड़ी मैं देख रहा था जो अब नहीं है विकेट कीपिंग, तो जीशान अली कर रहे हैं। एक कार्टर नाम का इनका विकेट कीपर था, वो कैथी पैसिफिक में पायलट था और वो आके अपनी फ्लाइट छोड़ के खेलता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे पार्ट टाइमर्स हैं, और पार्ट टाइमर्स फिर कैसे वो अपने खेल को इंप्रूव कर सकेंगे? देखिए, जब आईसीसी एसोसिएट मेंबर बनाता है तो उसका एक प्री रेक्विजिट होना चाहिए कि भी ये हमारी डिमांड्स हैं और इन नेक्स्ट नॉट 5 ईयर्स, इन 10 ईयर्स आपने इनको मीट करना है। तब जाके आप देखेंगे कि क्रिकेट इन मुल्कों में डेवलप होगी। अगर आपने इधर से प्लेयर पकड़ के इधर से प्लेयर पकड़ के जस्ट टू शो फॉर ये करना है, तो उससे देखें, आप क्लेम तो कर सकते हो कि क्रिकेट हैज ग्रोन एक्सपोनेंशियली, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कुछ नहीं। आपके पास बैकअप में क्या है? आप देखें, आपके पास अभी तक कितने 12 टेस्ट प्लेइंग नेशन है जी।
जो जिसमें आयरलैंड को भी अभी मिला है, अफगानिस्तान को भी मिला है। अब आप मुझे ये बताएं कि 12 में से कितने क्रिकेट बोर्ड्स हैं जिनकी हालत पुख्ता है? जो आईसीसी फंडिंग करता है ना बेशतर क्रिकेट बोर्ड। नहीं, मैं वो ये कह रहा हूँ, वेस्ट इंडीज की क्रिकेट कहाँ पे है? जिम्बाब्वे की क्रिकेट कहाँ पे है? आपका पहला काम यह है कि आप इन मुल्कों की क्रिकेट का दोबारा से लेवल रेज करें, फिर आप जो है इनकी तरफ भी तवज्जो दें। लेकिन आपका फोकस थोड़ा सा हटा हुआ है। तो जिस तरह मैंने पहले कहा कि आपको जो प्री रेक्विजिट है उसको चेंज करने की जरूरत है। इस पर हम मजीद बात करेंगे। आमिर सोहेल हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पर भी बात करेंगे कि कल जो ओमान की टीम पाकिस्तान के खिलाफ खेल रही है उसमें कितने पाकिस्तानी निजात क्रिकेटर हैं, उनका कप्तान कौन है, ओमान का लोकल एक आधी प्लेयर है, वरना तो वही एक्सपैट्रिएट्स की जो आमिर सोहेल बात कर रहे थे वही बात है। लेकिन ये बताते हुए कि हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ये बताते हुए कि जोश जगा दे इज प्रेजेंटेड बाय Live Boy and Tamasha, and it is actually powered by Jazz Cash and Surf Excel। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खुर्रम मंजूर भी हमें ज्वाइन कर लेंगे, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे में आपको खुशामदीद कहते हैं और ये बताते हुए कि जोश जगा दे इज प्रेजेंटेड बाय लाइव बॉय एंड तमाशा एंड इट इज़ पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल एंड जैज कैश। और आमिर सोहेल तो हमारे साथ पहले चंक में मौजूद थे और जिस तरह आप टिकर्स देख रहे होंगे टेलीविज़न पर कि ट्रैफिक पूरी कराची में बुरी तरीके से जैम है। खुर्रम मंजूर किसी न किसी तरीके से पहुंच चुके हैं, इन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया, इनको भी वेलकम करते हैं। आमिर, आपसे गुफ्तगू इस सिलसिले का आगाज़ करूंगा पहले कल के मैच के हवाले से, क्योंकि सबकी नज़रें पाकिस्तान और ओमान के मैच पर हैं। ओमान का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास ग्राउंड है, वो कई आईसीसी के एसोसिएट ममालिक के टूर्नामेंट्स की मेज़बानी भी कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पर भी वही कहानी जो हम ब्रेक से पहले कर रहे थे कि एक्सपैट्रिएट्स ज़्यादा हैं, लोकल का इतना इंटरेस्ट नहीं है वहाँ। और मज़ेदारी की बात यह है कि जब मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता था तो हमारा जो डिपार्टमेंट था वो हर साल वहाँ पर ओमान में जाके मैचेस खेलता था। 2-3, हाँ उस वक्त टर्फ विकेट तो नहीं थी, सीमेंट की पिच थी, लेकिन क्रिकेट उधर बहुत अरसे से हो रही है। लेकिन वही जो बात आ गई कि जो लोकल्स हैं वो अभी तक इस गेम की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुए। और अगर आप ओमान की सारी टीम की बात करें तो आपको तो एवरेज एज जो यहाँ पे नजर आ रही है वो 33 है, ज्यादा है उससे। हाँ, सही कह रहे हैं, मैं बड़ा वो नीचे करके कह रहा हूँ। 42 के भी हैं, बियॉन्ड 40 के भी हैं। हाँ जी, और आई मीन 36। और ये आई मीन ये इस चीज की गमाजी कर रहा है कि क्रिकेट वहां पे आगे नहीं बढ़ रही। सही। इनके पास जो लोकल प्लेयर्स नहीं आ रहे, दूसरी जगह से ये अट्रैक्ट नहीं कर रहे। तो ठीक है, इन्होंने काफी अरसे से जो ये एशियन क्रिकेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसकी वजह से इनको ये मौका मिला है। मे बी यहाँ पे पहुंचने के बाद इनके जो लोकल्स हैं गेम की तरफ अट्रैक्ट हों। ठीक है। खुर्रम, कैसे देखते हैं ओमान की टीम के जो कप्तान है जितेंद्र सिंह, उनका लुधियाना से ताल्लुक है, भारतीय पंजाब के शहर से, और कुछ लड़के कराची से भी गए हैं। आमिर कलीम यहाँ क्रिकेट खेलते थे, जोन 4 में खेलते थे, आई रिमेंबर दैट है। किस क्लब से थे वो? यंगस्टर जिमखाना। तो वो भी हैं और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि कोई सियालकोट में क्रिकेट खेलता था, एक इनका प्लेयर है, कुछ कहाँ से आया है, कोई कहाँ से आया। तो आप समझते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने टीम अपनी बनाई है ओमान ने, ये कोई टफ टाइम दे सकते हैं मुखालिफ टीमों को? इनका ग्रुप बड़ा तगड़ा है। नहीं, देखें, एक चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर दूं, तो हमने शायद पहले दिन भी बात की थी पहले शो में कि इनके यहाँ ना ज़्यादातर ना 10 ओवर्स की क्रिकेट बहुत होती है और ये सारे बहुत पैशन से खेलते हैं। T10, D10, मतलब ये होती है, मतलब हफ्ते में 3-4 मैच होते हैं और बड़ा अच्छे, मतलब पावर हिटर टाइप इनके बड़े अच्छे हैं। अगर वो वही वाली बात है कि इनसे आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो खड़ा हो गया और डैमेज कर गया उनको आपने रोकना, क्योंकि ये हिटें मारते हुए सोचते नहीं है। इनका एक चीज़ तो क्लियर है, अगर हम हिट मार रहे हैं ना तो ये नहीं देखेंगे हमने 2 मार दी, स्ट्राइक रोटेट करूं, थोड़ा लंबा करूं, टीम को फायदा। ये देखते हैं कि अगर मार रहा हूं, मोमेंटम है तो उसको कंटिन्यू करते हैं। तो डेंजरस टीम है, सरप्राइज कर सकती है, मगर अच्छी टीम जो है वो होमवर्क करके आते हैं और कैलकुलेटेड क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन आमिर, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान अगर ओमान के कल मध्य मुकाबला आता है तो पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो
ट्राई नेशन सीरीज में इतनी इफेक्टिव साबित नहीं हुई टॉप ऑर्डर्स। आप समझते हैं कि पाकिस्तान को पहले अगर बैटिंग करेगा तो ओमान की निस्बतन नातजुर्बाकार बॉलिंग के खिलाफ हमारे प्लेयर्स को इंडिया के मैच से कबल थोड़ी प्रैक्टिस मिलेगी बैट्समैनों को? देखिए, पहले मैच में जब दुबई में हुआ और इंडिया ने जो है पहले बॉलिंग करने का फैसला किया क्योंकि अनश्योर थे कि पिच किस तरह की खेलेगी। अब आपको आइडिया हो गया है कि ये पिच किस तरीके से खेलेगी, और जो आप बात कर रहे हैं तो मैं उससे बिल्कुल अग्री करता हूं कि पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए। और जो देखिए मेथड जो है, आपने थ्रो करना है चैलेंज साइम को कि मुझे 20 ओवर खेल के दिखाने हैं, साहबजादा को भी कहें कि थोड़ा सा आराम से खेलें। देखिए, जो फॉर्मूला है, जो कैलकुलेटेड फॉर्मूला है कि पहले 8 ओवर में अगर आपकी एक विकेट गिरी हो तो आप 180 के भी बियॉन्ड जा सकते हैं, और आपने 60 के करीब रन्स किए हुए हैं, 60-65 किए हुए हैं, तो आपका बहुत ज़बरदस्त चांस है एक बड़ा स्कोर करने का। और उससे एडवांटेज ये है जब आप 8 ओवर खेल लेते हैं तो हर तरह का बॉलर जो है वो 8 ओवर्स में यूज हो चुका है, इस्तेमाल हो चुका होता है। एक आधा मेरा ख्याल है वो पार्ट टाइम बॉलर शायद ना यूज हो, लेकिन कैप्टन जो हैं वो उनकी टेंडेंसी ये है कि वो पहले 8 ओवर्स में अपने मेन बॉलर्स को जो है वो इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। फिर आपको ये पता लग जाता है कि इस पिच के ऊपर कौन सा बॉलर खतरनाक हो सकता है और किस बॉलर को मैंने टारगेट करना है, और फिर आप उस बॉलर के खिलाफ जो है वो तगड़े तरीके से खेल के एडवांटेज जो है वो लेने की कोशिश करते हैं। सो आई थिंक थोड़ी सी सेंसिबिलिटी लाने की जरूरत है। तो और जो आपने पहले बात की कि पाकिस्तान को टॉस जीत के डेफिनेटली पहले बैटिंग करनी चाहिए। लेकिन खुर्रम कप्तान तो बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, कल मुझे लगता है कि खिलाएंगे भी ये विकेट कीपर अपने जो है, क्योंकि पहला मैच है, किसी किस्म का रिस्क नहीं लेंगे। कप्तान ने कल वो जो कप्तान कह रहे हैं उसका नंबर नहीं, तो क्या उसको ऊपर भेजेंगे कप्तान? बड़ा अच्छा सवाल, मुझे लग रहा था ये सवाल आएगा। सबसे पहले तो प्लेइंग 11 क्या खिलाते हैं सलमान अली आगा साहब, बहुत वही खिलाएंगे जो फाइनल में हारिस रऊफ विन होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे ऐसी मैं बहुत स्ट्रॉन्ग मेरी फीलिंग्स हैं कि कल साहिबजादा को रेस्ट कराएंगे और हारिस ऊपर आएगा और इसकी जगह शायद फास्ट बॉलर या फ़हीम अशरफ को ऐड करेंगे, क्योंकि वो एज ए बैट्समैन भी चांस ले सकते हैं, क्योंकि उनकी बैटिंग में जरूरत पड़ती है नीचे। अगर ऊपर से क्लैप होते हैं, फ़हीम हिटे मारता है नवाज के साथ मिलकर, और उसने अभी देखिए अभी बात सारी एजेंडा ये है कि इससे हार गए फिर क्या करेंगे आप? अमेरिका से हारने के बाद बोला था ना भाई क्रिकेट हार गए, तो अभी बात ये नहीं है ओमान है, अभी ये है कि T20 फॉर्मेट बहुत, इसमें आपको ना वापसी आने का चांस बहुत कम होता है। आइदर सामने वाले कोई बहुत ही बड़े ब्लेंडर करें और फिर आप वापस आते हैं कि एक दफा निकल गए तो गए। तो इनको चाहिए अपनी बेस्ट टीम खिलाएं जो कप्तान को लग रहा है। अब वो जो भी हारिस लग रहा है तो हारिस को खिलाएं, जो भी हारिस रऊफ ऐड होंगे या फ़हीम अशरफ ऐड होंगे साहिबजादा की जगह, तो बेस्ट 11 खिलाएं और उसको फिर अगले 2-3 मैच करें। आइदर के हर मैच में एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि इसको बिठा के उसको खिला रहे हैं, जबरदस्ती चेंजिंग। लेकिन आमिर दो मंजूर को थोड़ा सा तंग करो। बिल्कुल सर करें। साहिबजादा को बार करवाना आपकी ख्वाहिश है? नहीं, ख्वाहिश नहीं है। आप समझ रहे हैं कि ये बेचारा हारिस कहाँ जाएगा? 11 इनिंग्स में फेल होता है। नहीं, मसला ये नहीं है। आमिर भाई के एक बात करी उन्होंने, मैं ही था इसी प्लेटफॉर्म पे, शायद हम यूनुस भाई के साथ बैठे कर रहे थे और मैंने बोला इतनी 400 किए बैठा है, ये इसको चांस कब मिलेगा? मैं एक बेस बना के बात कर रहा हूं कि उसको ट्राइनेशन दी और हारिस को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोल रहा है कि ये चीज उसके साथ गलत हो रही है, तो दोनों चीजें क्लियर दिख रही है ना। उसने रन नहीं किए, कप्तान उसके हक में चल रहा है, तो ऑटोमेटिक एक बंदा एक लाइबिलिटी बना हुआ टीम पे, फिलहाल उसकी ये लग रही है टीम में। फखर का बड़ा कल मेन रोल होगा कि फखर जमान को चाहिए वो 20 ओवर खेलने, क्योंकि वो थोड़ा कोशिश कर रहे हैं गेम को इम्प्रोवाइज करने की, और ये अच्छी चीज है। उससे ऊपर नहीं करवाएंगे ये। हारिस का फिर ऊपर भेजने का फायदा क्या? फिर वो सर्किल के बाद बैटिंग खुदा ना खास्ता वो नाकाम हो जाता है, फिर किस नंबर पर भेजेंगे? पहले वो हर इनिंग में 100 कर रहा है, वो ऐसा लग रहा है। मसला ये नहीं है, मसला ये है उसको यूज करना है ना शुरू के 6 ओवर के अंदर, जो उसका मेथड है कि भाई मुझे ऊपर भेजो मैं खेलूंगा। तो ओमान के खिलाफ तो रन कर सकते हैं। अल्लाह करे, मैं बोल रहा हूँ 100 करते हैं, अल्लाह नहीं, अल्लाह करे वो 100 करें ताकि उनकी फॉर्म बहाल हो। पाकिस्तान टीम जीतेगी, खुर्रम मंजूर या इकबाल बेग नहीं जीतेंगे, पाकिस्तान जीतना चाहिए भाई। और ये कोई कह रहा है ना जर्सी पहन के कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, पहले बोले थे जर्सी दे दो, अब बोल रहे मेरे को नंबर का इशू है। भाई ये प्लीज आपने पाकिस्तान से बाहर आ जाए, पाकिस्तान टीम आ रही है, क्लब का मैच नहीं आ रही, अफसोस होता है। ठीक है आमिर, अब जो हम देखते हैं, आप समझते हैं हारिस रऊफ को वापस लाएंगे? क्योंकि हारिस रऊफ को भी इतनी शदीद गर्मी हो रही है, अपने फास्ट बॉलर्स को रेस्ट भी कराया इन्होंने शारजा में। आप समझते हैं हारिस रऊफ को ओमान के खिलाफ खिलाएंगे? शाहीन आफरीदी तो है।
देखिए, मैंने कल भी यही कहा था कि आपने उसी टीम, उसी कॉम्बिनेशन और उसी माइंडसेट के साथ ओमान के खिलाफ क्रिकेट खेलनी है जो आपने इंडिया के साथ जो आपने कॉम्बिनेशन पे जाना, ताकि आपके लिए ये एक तरह की ड्रेस रिहर्सल बन जाए। सो आई थिंक आपको यही सोच के पिच को सामने रखना है, उसके बाद ये देखना है कि इंडिया के खिलाफ हम जो हैं किस फॉर्मूले से हम लोग जीत सकते हैं, उसी फॉर्मूले के साथ आप इस टूर्नामेंट का आगाज करें और इंडिया के खिलाफ मैच खेलें। उसके बाद अगर आप समझते हैं कि इसमें कुछ होल है, उसको इम्प्रोवाइज करें। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के अगर पास रिकॉर्ड को देखें, 2024 से आयरलैंड से हम हार गए, कोई तवक्को नहीं कर रहा था, हम यूएसए से हार गए, जिम्बाब्वे से हम हार गए, फिर बांग्लादेश से हम हार गए, कोई तवक्को नहीं कर रहा था। तो इसलिए पाकिस्तान को ओमान को बिल्कुल आसान नहीं लेना चाहिए। और आमिर सही कह रहे हैं कि आप अपने जहन में वही टीम रखें कि जो भारत के खिलाफ खेलेगी। अगर तजुर्बात करने की कल कोशिश की तो कहीं तजुर्बात उल्टे गले ना पड़ जाए। इस पर हम मजीद बात करेंगे। इस वक्त हम जोश जगादे में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल और टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। जोश जगा दे विच इज प्रेजेंटेड बाय लाइव बॉय एंड तमाशा एंड इट इज पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल एंड जैज कैश। और हम बात कर रहे थे क्योंकि कल पाकिस्तान का मैच है ओमान से, तो हम बात कर रहे थे कि ओमान की टीम को आसान नहीं लेना चाहिए, हालांकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। आमिर, ओमान की टीम में भी सारे एक्सपैट्रिएट्स हैं, समझते हैं कि उनका कुछ स्टेक पे तो नहीं है, तो वो पाकिस्तान के लिए एक नए जोश जज्बे के साथ खेलेंगे कि आपने बताया उम्रें उनकी सबकी ज्यादा है, एवरेज एज, लेकिन आप समझते हैं कि उनका कुछ स्टेक पे नहीं है, तो दे कैन गो फॉर डू अ डाई सिचुएशन। आज से 2 महीने पहले मेरा ख्याल है मैंने एक किसी ओमान के प्लेयर का बयान सुना था कि नेक्स्ट टाइम अगर वो पाकिस्तान से खेले तो पाकिस्तान को हरा देंगे। फिर उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज किया कि हम किसी के खिलाफ भी खेले तो हमारे में अहलियत है कि हम लोग अपसेट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली वो इस एंटिसिपेशन के साथ और इस डिटर्मिनेशन के साथ तो आएंगे कि हम अच्छे खेल का मुजाहरा करें। तो उसमें यह है कि पाकिस्तान को जिस तरह हमने कल बात की कि इजी नहीं लेना, आपने बड़े मार्जिन से हराने की सोचना नहीं है, आपने 2 पॉइंट्स अंडर द बेल्ट करने हैं और आगे बढ़ते जाए। आप कन्विंसिंगली जीतते जाएं, आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं कि आपने 60 पे टीम को आउट करना है और 4 ओवर्स में जो है मैच खत्म कर देना। जस्ट विन द गेम एंड गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट गेम। खुर्रम, जिस तरह ट्राई नेशन के फाइनल में पाकिस्तान 3 स्पिनर, एक तो ऑलराउंडर है नवाज और फिर 2 रेगुलर स्पिनर सुफियान मुकीम और अबरार के साथ गया, आप क्या समझते हैं जो दुबई की पिच आपने देखी, भारत 3 स्पिनर्स के साथ गया था, अक्षर पटेल था, पीयूष चावला था और वरुण चक्रवर्ती था, तो आप समझते हैं पाकिस्तान, जबकि वो भी कमजोर टीम थी यूएई की, तो पाकिस्तान भी 3 स्पिनर्स के साथ इस पिच पर जा सकता है, या आप समझते हैं कि किसी ऑलराउंडर को ऐड करे, एक स्पिनर को ड्रॉप करे? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखें अब 3 स्पिनर का ले जाना बनता नहीं है कहीं से भी ना। इंडिया ने पाकिस्तान देखिए उनकी सोच बोलते हैं ना, माइंड मेकअप अलग है, हमारा डिफरेंट है। 3 स्पिनर 2 फास्ट बॉलर्स के साथ हमारा एक नेचर है, हमारा कल्चर है, हम फास्ट बॉलर पे ज्यादा डिपेंड करते हैं और फास्ट बॉलर्स ने पास्ट में करंट में पिटाई भी होती है, फिर फास्ट बॉलर्स की डिपेंड तो आप करते हैं। देखें कहीं ना कहीं तो आपको डिपेंड करना पड़ेगा, और पाकिस्तान टीम और खासतौर कैप्टन की जो नेचर दिख रही है वो फास्ट बॉलरों पे जाएगा, क्योंकि पार्ट टाइम में आपके पास साइम अय्यूब और सलमान अली आगा खुद भी हैं अगर जरूरत पड़ी तो वैसे मुझे लगता है फास्ट बॉलर पे जाएगा तो फाइनल में उसने हारिस रऊफ को क्यों बिठाया? नहीं, वो रिक्वायरमेंट थी पिच की। अच्छा। पिच की डिमांड थी 3 स्पिनर। यहाँ तेज होगी पिच? नहीं, देखें जो पहला मैच दिखा है जिस तरह उस पे, मुझे नहीं लगता कि वहां पे आप 3 स्पिनर से जाएंगे। वो जिस तरह गए, उन्होंने जो बॉलिंग की, देखें मैं आज भी अपने बात पे कायम हूं, पिच में इतना ब्रेक नहीं था, उन्होंने क्वालिटी बॉलिंग की है, डिसिप्लिन एरिया में बॉल किए और तो उनको रिजल्ट अच्छे मिले। उन्होंने आके ब्रेक करके आउट नहीं किए प्लेयरों को, बकायदा यादव की एक आध गेंद तो हुई है ना? नहीं, देखें एक बॉलर करेगा, मगर मैं मेरे ये कहने का मकसद जिस तरह शारजा में हो रही थी, इवन अबू धाबी में गेंद हल्का सा ब्रेक हो रहा, आज यासीन को जो मार लगी है ना, उसकी एवरेज स्पीड जो थी ना वो 81-83 थी, और स्पिनर जो बॉल कर रहा होता है ना, आज तो विकेट देखें मुझे ऐसा लगा, वो समझ रहा था ज्यादा स्लो बॉल करूंगा तो ब्रेक मिलेगा, तो वो स्पीड उनकी बहुत ज्यादा स्लो थी, इसलिए उनको रीड करना आसान था, मार भी इसलिए पड़ी, 43 खाया आज उन्होंने, वरना एवरेज जो निकलना ना आज अच्छे स्पिनर का वो 91, 92, 93
ठीक, आमिर आपकी क्या ओपिनियन है? पाकिस्तान, ये खुर्रम कह रहे हैं कि कप्तान जो है फास्ट बॉलर्स पे रिलाई करता है, तो फास्ट बॉलर पे अगर रिलाई करता है तो इट मींस दैट हारिस रऊफ विल स्टेज अ कमबैक इन 11 मेंबर। देखिए, जो खुर्रम की बात से एक चीज समझ आ रही है वो ये है कि वो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान का जो स्पिन अटैक है उसमें वो क्वालिटी नहीं है जो इंडिया के स्पिन अटैक। एग्जैक्टली, गुड पॉइंट। ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि वो वाला एक्सपीरियंस नहीं है जो दूसरी साइड के ऊपर एक्सपीरियंस है। सो ही इज सेइंग कि आपने जो आपका एक्सपीरियंस बॉलर है उसको टीम में लेके आना है, हारिस रऊफ को। दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। इन प्लेस ऑफ होम ऑब्वियसली सुफियान मुकीम बैठेगा। अच्छा, और क्योंकि अबरार ने भी परफॉर्म किया हुआ है और उसने नवाज ने भी। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि आपने पिच को लाजमी देखना है कि पिच जो है वो क्या डिमांड करती है। अगर तो उसमें आप समझते हैं कि स्पिनर्स जो हैं वो अच्छा कर सकते हैं, और स्पेशली सुफियान अगर वो अपनी बॉलिंग में थोड़ा सा कंट्रोल लेके आए कि थोड़ा सा ढीला गेंद करें, क्योंकि जब ये पहली दफ़ा पाकिस्तान के लिए खेले और उनको मैंने बॉल करते देखा तो ये थोड़ी सी लूप देते थे बॉल को और फ्लाइट में डिसीव करते थे। अब ये तेज करने बहुत तेज गेंद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा तेज गेंद कर रहे हैं, और उसमें गेंद थोड़ा सा बैक ऑफ द लेंथ गिरता है तो ये बैकफुट के ऊपर इजीली मैनेज हो रहे हैं। चाहे ये रॉन्ग रन कर रहे हैं, चाहे इनका वो जो गेंद राइट हैंड बैट्समैन को अंदर आता है, जो लेफ्ट आर्मर का तो ऑफ ब्रेक होगा ना, लेग ब्रेक नहीं होगा, जो इनका ऑफ ब्रेक होता है वो इजीली मैनेज हो जाते हैं दो बॉल। सो अगर आपने उनको खिलाना है तो उनको फिर सही गाइड करके खिलाएंगे तो उनका फायदा होगा, अदरवाइज आपको जो है हारिस की तरफ जाना पड़ेगा। इस पर हम मजीद बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो खुर्रम मंजूर से पूछेंगे कि हसन नवाज के बारे में कहा जा रहा है कि हसन नवाज लेफ्ट आर्म बॉलर के खिलाफ कोई ज़्यादा इतने इफेक्टिव साबित नहीं हो रहे और वो अपने कदमों का इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो जिस तरीके से सिंगल डबल्स भी नहीं कर रहे हैं। इस पर बात करेंगे। वो तो आपके मेन प्लेयर हैं जिस तरह की वो बैटिंग करते हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करें। जोश जगादे में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल और टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। चंद मिनट बाकी रह गए, कल पाकिस्तान और ओमान का मैच है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, इसके हवाले से बात करते हैं। खुर्रम आपसे शुरू करूंगा। हसन नवाज, जिस तरह अभी आमिर ने बड़ी टेक्निकल बातें की कि लेफ्ट आर्म स्पिनर, हसन नवाज को आप कैसे देखते हैं? 93 रन 5 इनिंग्स में, जिस तरह की उसने बैटिंग की, उसने अपना नंबर भी सेक्रीफाई किया कि वो चौथे नंबर पर आ गया, सिर्फ एक ही 50 था उसका ट्राई नेशन में। समझते हैं कि उस पर प्रेशर होगा कल के मैच में? ऑब्वियस सी बात है, बड़ा मेजर इवेंट तो पहली दफ़ा ही खेलेगा पाकिस्तान के लिए वो, और आई होप के परफॉर्म करे। मगर एक चीज़ उनकी है, जब वो ऊपर से नीचे आए, उन्होंने अपना PSL में जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया है तो उनसे बेहतर है जो एकदम नीचे आके क्लैप हो गए 0-0-0 10 5 4 3 4 इस तरह, उनसे बेहतर है। और उन्होंने प्रेशर लेके खेला, ऐसा नहीं है कि मारते रहे, पहले वो सेटल होते हैं सिंगल डबल, उसके बाद वो बड़ी हिटों पे जाते हैं। तो आई होप कि उनकी फॉर्म वापस आए। और मुझे ऐसा लगता है लेफ्ट आर्म स्पिनर्स पे जो उनको प्रॉब्लम हो रही है वो तभी होती है जब वो डिसाइडेड कर लेते हैं कि मुझे बड़ी हिट मिड विकेट मारनी है। नूर ने उनके लिए मुश्किल डाली, नूर अहमद ने नहीं। देखें, वो शॉट सिलेक्शन का जब आपकी गलत होती है ना तो आपको कोई भी बॉलर प्रॉब्लम करेगा। आमिर, आपकी क्या ओपिनियन है एज अ बैट्समैन? देखिए, अगर आप हिस्ट्री में जाएं, कुछ प्लेयरों ने आके बैंक के साथ अपना करियर स्टार्ट किया, बाद में वो नीचे गए। किसी ने आके बड़े वो ऑर्डिनरी तरीके से स्टार्ट किया। सईद अनवर दोनों इनिंग में 0 पर हुए पहले टेस्ट की, गूच मार्क वॉल स्ट्रगल किया, लेकिन गलतियों से सीखे जब ये आए बहुत बड़े प्लेयर बने। जावेद भाई की आपके सामने एग्जांपल है, न्यूजीलैंड के खिलाफ क्या शानदार करियर का आगाज हुआ, उसके बाद ऑफ द बॉल गए, फिर बैठ के उन्होंने सोचा होगा कि मैंने क्या करना है। जब वो वापस आए तो ही वॉज अ डिफरेंट प्लेयर। उनके सर पे वो मैं शुरू की बात कर रहा हूं जो उनके करियर की, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने अपनी गेम को इम्प्रूव किया तो आप हसन नवाज को, हसन नवाज आए बैंक के साथ, अब फंसे हैं क्योंकि दूसरी टीमों ने वर्कआउट कर लिया। अब इनका माइंडसेट और इनको थोड़ा सा अपना देखना है कि मैंने अपनी इनिंग्स को स्ट्रक्चर किस तरह करना है। अब इनको पहले बिलीफ ये था कि मैं हर किस्म के बॉलर को मार लूंगा, हर तरह की शॉट मार लूंगा, नहीं होता। सो इनको थोड़ा सा जो है अपना माइंडसेट उसको ट्वीक करने की जरूरत है। टैलेंट है, उन्होंने प्रूव किया और मेरा ख्याल है हिल बी एन एसेट।
साइम अयूब को कैसे देखते हैं? 1.50 था उसका, अब साइम अयूब चले कल ओमान के खिलाफ। मैंने आमिर से पहले चंक में यही बात की कि पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करे तो जो बैट्समैन टॉप ऑर्डर्स है जो कि रन्स नहीं कर रहे हैं उनको मौका मिलेगा। साइम अयूब को आप कैसे देखते हैं? साइम अयूब ने ऑस्ट्रेलिया में अच्छा परफॉर्म किया, साउथ अफ्रीका में इंजरी के बाद जब वो वापस आए तो वो बात नजर नहीं आ रही जो साइम अयूब का खासा थी, दोनों वहां की तेज विकेटों पर। नहीं इसमें कोई अच्छा, साइम की मैंने उसके साथ ओपनिंग की, उसकी थोड़ी एक नेचर है, वो तेज बॉल लाइक करता है, वो स्पिनर हो फास्ट बॉलर हो, जहां बैट पे बॉल आके लग रहा हो। तो दुबई की पिच तो पे देखें, अब एज ए प्रोफेशनल आपको मैनेज तो करना है सही, और आप टीमों के आगे ट्रैप भी होते हुए दिख रहे हैं। और वो ऐसा प्लेयर है, अगर वो 10 ओवर भी खेल गया तो वो गेम का नक्शा चेंज कर जाएगा, तो उसका परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। आमिर आखिरी जुमला कहिए आप क्या? बेसिकली उनको थोड़ी सी एडजस्ट करनी है अपनी टेक्निक। वो जब वो शफल करने के बाद एक्स्ट्रा कवर मारते हैं शॉट खिंचे हुए गेंद को, उसमें उनका कॉट बिहाइंड और स्लिप लगती है। आई थिंक उनको तब एक्स्ट्रा कवर मारनी है जब बिल्कुल फुल टॉस मिले, सही, इवन वॉली का भी नहीं सोचना है, फुल टॉस मिलेगी तो उधर मारना है, वरना उनका मिड ऑफ से फाइन लेग जोन होना चाहिए। इसके साथ ही ये ट्रांसमिशन अपने इख्तिताम को पहुंची, ये बताते हुए कि जोश जगा दे इज प्रेजेंटेड बाय लाइव बॉय एंड तमाशा एंड इट इज पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल एंड जैज कैश। और इंशाअल्लाह ताला जिंदगी ने वफा की तो कल पाकिस्तान और पाकिस्तान और ओमान के मैच के बाद, पाकिस्तान और भारत का तो 14 सितंबर को है, पाकिस्तान और ओमान के मैच के बाद कल आपसे आमिर सुहेल, खुर्रम मंजूर और मिर्जा इकबाल बेग की दोबारा मुलाकात होगी। एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।